जैसा कि मैंने कल बताया था सेकंड चैप्टर वनस्पति का, तो उसका जो कंटेंट है वो जो है पूरा नहीं हो पाया था, तो उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे। तो मैं इस वीडियो में जो है उसको कंप्लीट करूँगी और नेक्स्ट चैप्टर भी बताऊँगी। तो जैसे कि मैंने वनों के अलग अलग प्रकार बता रही थी, तो उसमें हमने शीतोष्ण तक देख लिया था, शीतोष्ण सदाबहार वन देख लिया था, पढ़ लिया था। अब अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं ज़्यादातर उच्च अक्षांशों में देखे जाते हैं। उच्च अक्षांश कहने का मतलब कि जो हमारा विषुवत वृत्त होता है, जो भूमध्य रेखा होता है, उससे ऊपर के जो अक्षांश होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था जो अक्षांश रेखाएं होती है वो समानांतर होती हैं। और समानांतर मतलब ऐसे होती हैं। तो जो हमारा ग्लोब होता है उस पर जो सबसे ऊपर के अक्षांश होते हैं, जैसे ध्रुवों पर के जो अक्षांश होते हैं वहाँ पे जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो है ज़्यादातर जो वन होते हैं ये जो है शुष्क जो मौसम आता है, गर्मी का जब सीजन आता है, थोड़ा जब शुष्क मौसम होता है, तो ये जो है अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और फिर जो है जैसे ही शीतोष्ण आता है, शीतोष्ण का सीजन आता है, वापस से इनकी पत्तियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार के जो वन हैं हमें उत्तरी अमेरिका के कुछ भाग में और चीन, न्यूजीलैंड और पश्चिमी यूरोप, ये सब जो क्षेत्र हैं देश के, यहाँ पर जो है ऐसे जो वन हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। और इन वनों में हम जीवों की बात करें, जानवरों की बात करें, तो जानवरों में लोमड़ी और तेंदुआ, इस प्रकार के जो जानवर हैं वो देखने को मिलते हैं। अब वन का जो अगला प्रकार है उसमें आता है भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति। जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है, भूमध्य सागरीय नाम से ही पता चलता है कि भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में जो वनस्पति उगती है। तो हम जानते हैं कि जो महाद्वीप होते हैं उनका जो पूर्वी किनारा होता है और पूर्वी और उत्तर पूर्वी, इस दिशा में ज़्यादातर महाद्वीपों में जो है हमें शीतोष्ण टाइप के वन ही देखने को मिलते हैं, जैसे शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो इस प्रकार के जो वन हैं वो ज़्यादातर पूर्वी और उत्तर पूर्वी महाद्वीपों के भागों में ही देखने को मिलते हैं। और महाद्वीपों के जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग होता है, इन भागों में हमें ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय प्रकार के जो वन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही भूमध्य सागर में भी जो विषुवत वृत्त है, जो हमारा भूमध्य रेखा है, उसके आसपास में जो है हमें गर्म और शुष्क और आर्द्र प्रकार के जो मौसम होता है वो जो है देखने को मिलता है। और इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं, भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियाँ होती हैं, ये ज़्यादातर अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका, ये जो क्षेत्र हैं महाद्वीपों के, इनके जो है हमें पश्चिमी किनारों पर जो है इस प्रकार की जो वनस्पति होती है वो पाई जाती है। और जो भूमध्य सागरीय वन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होती है
जैसे कि मैंने बताया कि ये महाद्वीपों के जो है पश्चिमी या फिर दक्षिण पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। उसी प्रकार जैसे उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया है, तो महाद्वीपों के कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें इस प्रकार की जो वनस्पति होती है वो देखने को मिलती है। और इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादातर भूमध्य जो रेखा होती है उसके आसपास के क्षेत्र ही होते हैं। और इन ये जो प्रदेश होते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो प्रदेश होते हैं, इनमें ज़्यादातर गर्म और शुष्क प्रकार का जो मौसम होता है वो देखने को मिलता है। और ज़्यादातर वर्षा वाली जो नम जो शीत ऋतु होती है, नम कहने का मतलब कि उसका जो मिट्टी होता है वो थोड़ा मृदु होता है। और ये जो क्षेत्र होते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति के जो क्षेत्र होते हैं, इसमें हमें आमतौर पर देखने को मिलता है संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे जो फसलें होती हैं, जो फल की प्रजातियां होती हैं, इन जो क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। अब जो अगला वनस्पति का जो प्रकार है उसमें शंकुधारी वन जो होते हैं, ये ज़्यादातर जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध जो होता है उसके उच्च अक्षांश जो होते हैं वहाँ पर यह पाया जाता है। और वहाँ पर जो बहुत अधिक की संख्या में जो है शंकुधारी वन मिलते हैं। और ये वन होते हैं अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जैसे अधिक ऊंचाई का जैसे चीड़, नाइजर, इस प्रकार के जो वन होते हैं ये जो काफ़ी लंबे होते हैं। और इनका जो कास्ट होता है, पेड़ों का जो कास्ट होता है, कास्ट कहने का मतलब कि इनका जो लकड़ी होता है उसका वो जो है मुलायम और बहुत नरम होता है, मुलायम और बहुत नरम होता है। इसलिए जो है इसके कास्ट का जो प्रयोग है वो लुगदी बनाने में, जैसे कि कागज़ बनाने में, और इनके कास्ट का प्रयोग जैसे माचिस होता है उसका जो माचिस रखने का जो कवर होता है वो भी बनाने में। तो इन शंकुधारी वनों का जो प्रयोग होता है वो ज़्यादातर इन्हीं सब कामों में किया जाता है। और ऐसे वन जो है बहुत अधिक की मात्रा में हमें उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर देखने को मिलते हैं। और ये जो वन होते हैं इसमें जीव जंतु की बात करें तो इसमें ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय लोमड़ी, इस प्रकार के जो जानवर होते हैं वो पाए जाते हैं। और वृक्ष में तो चीड़ हो गया, देवदार का वृक्ष हो गया, इस प्रकार के जो वृक्ष जो कि बहुत अधिक लंबे होते हैं पाए जाते हैं, और जिनकी पत्तियां भी बहुत चौड़ी होती हैं। तो ये रहा जो है वनों के प्रकार, और कौन से वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में हमने जाना। अगला है इसी चैप्टर का जो कि घास स्थल है। वनस्पति का हम बात करते हैं तो उसमें भूमि में जैसे घास स्थल आ जाएगा, पेड़ पौधे, और इस प्रकार के जो वनस्पतियाँ होती हैं वो उनको सबको देखा जाता है। जैसे घास स्थल, तो जो घास स्थल है, घास स्थल में भी जो है घास स्थल के भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो जो उष्णकटिबंधीय प्रकार का घास स्थल होता है ये हमें भूमध्य जो रेखा होती है उसके आसपास के जो है क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रकार का जो घास स्थल ज़्यादातर इसी इलाकों में देखने को मिलती है। और
और जो यहाँ वनस्पतियाँ होती हैं निम्न जो वर्षा वाला क्षेत्र होता है ज़्यादातर उसमें जो है देखने को मिलती हैं। और ये जो घास स्थल होते हैं इनकी ऊंचाई जो है लगभग 3 से 4 मीटर तक जो है बढ़ सकती है। और इस प्रकार के घास स्थलों में हमें ज़्यादातर हिरन, जेब्रा, जिराफ इस प्रकार के जो जानवर हैं वो देखने को मिलते हैं इन सब घासों में, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी मतलब ऐसी होती है कि ये जानवर उसमें छिप जाते हैं। और जो है जैसे शीतोष्ण घास स्थलों में एक शीतोष्ण घास स्थल भी है। तो इस प्रकार के जो घास स्थल होते हैं, ये जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीप कहने का मेरा अर्थ है कि जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, तो ये सब जो महाद्वीप हैं इस प्रकार की जो घास ज़्यादातर महाद्वीपों के जो है भीतरी भागों में देखने को मिलती है। और इस प्रकार की घास बहुत छोटी छोटी होती हैं और बहुत सॉफ्ट मुलायम होती हैं। और इनमें जो है ये पौष्टिक भी होती हैं, जो कि जंतुओं के जो है भोजन में भी उपयोग आती हैं। जैसे कि भैंस हो गया, गाय हो गई, इस प्रकार के जो जानवर होते हैं वो जो है इन घासों को खाते हैं। तो इस प्रकार का जो घास स्थल है वो महाद्वीपों के भीतरी भागों में देखने को मिलता है। और भीतरी भागों में कहने का मतलब कि जैसे कि मैदानी इलाकों में। और जो है एक घास स्थल है कंटीली झाड़ियाँ। तो जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं ये ज़्यादातर जो है हमें जो रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं उसमें पाई जाती हैं, क्योंकि और ज़्यादातर जो उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वो हमें, जैसा कि मैंने बताया, महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग होते हैं हमें वहीं पर जो है इस प्रकार के रेगिस्तानी जो प्रदेश होते हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो है भूमध्य रेखा के पास में पड़ते हैं। और इस प्रकार के जो प्रदेश होते हैं इनमें जो है वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी बहुत अधिक रहती है। तो इसलिए जो है यहाँ का जो मौसम रहता है वो हर वक्त शुष्क और गर्मी का रहता है। इसलिए यहाँ पर कंटीली प्रकार की जो झाड़ियाँ होती हैं वो उग जाती हैं। और जैसे कि हमारे भारत जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत पड़ता है। तो भारत का जो पश्चिमी जो राज्य है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, तो ये जो है इसमें जो है रेगिस्तान पाया जाता है। और इन्हीं जैसे कि थार का मरुस्थल, जो थार है वो राजस्थान में पाया जाता है। और एक अफ्रीका में भी है सहारा का मरुस्थल। तो इस प्रकार के जो मरुस्थल और रेगिस्तानी इलाके होते हैं इसी में जो है इस प्रकार की कंटीली झाड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। और इन झाड़ियों में हमें सांप, छिपकली, इस प्रकार के जो जीव होते हैं इनकी जो अलग अलग प्रजातियां भी हमें देखने को मिल सकती हैं। और अब ये चैप्टर में जो था अब वो ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मानव की अनोन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय और उष्ण प्रदेशों में, इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें यही बताया गया है कि मानव कैसे जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, उन क्षेत्रों में कैसे निवास करता है और उसका कैसे जीवन जीता है, इस बारे में जो है इस अध्याय में जो है बताया गया है।
तो तो इसमें जो है आता है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में जीवन, ये टॉपिक है। तो हम इसमें अमेजन बेसिन की जलवायु, वर्षावन और उसके निवासी, इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अमेजन जो बेसिन है, ये अमेजन बेसिन जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पाए जाते हैं। जैसे कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण तक ही जो है इस प्रकार के जो वन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। और जो है, और इसीलिए हम इनको भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और जो ये बेसिन है, अमेजन बेसिन है, इसमें जो है अमेजन नदी भी बहती है। और ये जो अमेजन नदी है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और इसका जो बेसिन है वो भी सबसे बड़ा है। तो इसके बेसिन में जो है बहुत सारी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो आके मिल जाती हैं। और जो अमेजन नदी का जो बेसिन है, ये ब्राज़ील के कुछ भाग, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब जो देश हैं, इनसे जो है होकर अमेजन नदी का जो बेसिन है, अमेजन नदी होकर बहती है। और इन देशों में इसका जो बेसिन पड़ता है। लेकिन इसका जो ज़्यादातर जो भाग है वो ब्राज़ील में पड़ता है। और तो जो अमेजन बेसिन है, जैसे कि मैंने बताया, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो नील नदी है, जो कि अफ्रीका में पड़ती है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है ये दोनों तो चीज़ें एक ही है। पहले मुझे भी इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता था, जैसे कि लंबी और बड़ी, मैं इनमें ध्यान नहीं देती थी। फिर मैंने सोचा लंबी कहने का मतलब कि उसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो बड़ी होती है। इसीलिए जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, बहुत बड़ी है। और बड़ी कहने का मतलब है अमेजन बेसिन, जो अमेजन नदी है, इसका जो चौड़ाई है, इसका जो फैलाव है वो बहुत चौड़ा है, इसीलिए हम इसको बड़ी नदी कहते हैं। तो लंबी और बड़ी में काफ़ी अंतर हो जाता है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब हम अमेजन बेसिन के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो जैसा कि जो अमेजन बेसिन है, यह भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। और यहाँ जो है पूरा जो वर्ष होता है, पूरे वर्ष यहाँ पर जो है गर्म जलवायु और नम जो जलवायु होती है, शुष्क और आर्द्र जलवायु होती है, वहाँ पाई जाती है। और यहाँ जो दिन और रात का जो समय होता है, उसमें भी जो है इस प्रकार का जो है गर्म और आर्द्र जो है जलवायु होती है। और इस वजह से यहाँ इस इलाके में जो लोग रहते हैं, उनके शरीर में चिपचिपाहट सी रहती है, क्योंकि यहाँ जो है हर वक्त जो है गर्म और आर्द्र मौसम ही रहता है, चाहे वह रात का समय हो, चाहे वह दिन का समय हो।
और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रतिदिन वर्षा होता है, प्रतिदिन वर्षा। और जो दिन का समय होता है उसमें तो उच्च तापमान और आर्द्रता भी जो है बहुत अधिक उच्च हो जाती है, और जो रात का समय होता है उसमें तापमान में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, लेकिन जो उसकी आर्द्रता होती है वो उतनी की उतनी ही रहती है। आर्द्रता इसलिए होता है क्योंकि इसमें हर दिन वर्षा होता है, और वर्षा भी थोड़ा बहुत नहीं होता है, कम से कम 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा एक दिन में हो जाती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ का जो मौसम होता है बहुत शुष्क और आर्द्र होता है। और अब हम यहाँ के वर्षावन की बात करें तो ये जो प्रदेश होते हैं, जो अमेजन बेसिन की जो प्रदेश होते हैं, इसमें जो है अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जो भूमि होती है, यहाँ का जो ज़मीन होता है वहाँ पर बहुत अधिक जो है सघन, कहने का मतलब बहुत अधिक घने जो है वन उग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन बारिश होने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत आर्द्र हो जाती है। इस वजह से जो है यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो उग जाते हैं। और यहाँ के जो वन होते हैं इतने सघन हो जाते हैं कि यहाँ पत्तियाँ और इनकी पत्तियाँ और इनकी जो शाखाएँ होती हैं उनसे जो है ये एक दूसरे में जो है उलझ जाते हैं, और इससे एक छत सा बना लेते हैं। इसी सघनता के कारण जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश तक इन वनों में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यहाँ के जो वन होते हैं बहुत अधिक सघन हो जाते हैं, और इस वजह से यहाँ की जो भूमि होती है वो प्रकाश से रहित रह जाती है, प्रकाश ही नहीं पहुँच पाता है, और हर वक्त जो है, हर वर्ष जो है नम सी बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर चिपचिपाहट होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा ही नहीं है। और यहाँ पर जो है केवल उसी प्रकार की वनस्पति पनपती हैं जो है छाया में, मतलब छाया क्षेत्र में जो है छाया क्षेत्र में उगने की क्षमता होती है, क्योंकि जिन पेड़ पौधों को जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जो कि उसके लिए सूर्य की प्रकाश जरूरी होती है, तो इस प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो इस प्रकार के वनों में, अमेजन बेसिन के वनों में नहीं उगते हैं, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, जो कि इस बेसिन में नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार के वनों में जैसे कि आर्किड, ब्रोमीलायड जैसे जो पौधे होते हैं वो उगते हैं। और इस प्रकार का जो वन होता है, जो वर्षा वन होता है, इसको हम वर्षा वन भी कहते हैं, सदाबहार वन भी कहते हैं, बहुत नामों से जाना जाता है। और जो है यहाँ पर जो प्राणी जात होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनकी भी बहुत अधिक प्रचुरता होती है। वन तो सघन होते ही हैं, और ऊपर से इसमें जो है बहुत से जो प्राणी जात होते हैं वो भी उग जाते हैं, जैसे कि गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, इस प्रकार के जो अलग अलग कलर में, जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा, उस प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनकी प्रजातियां, मेढक, शाब, छिपकली, इनकी जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं, जो हमारे भारत में पाए जाते हैं पक्षी, उनसे जो है काफ़ी भिन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ की भूमि नम होने की वजह से और सघन होने की वजह से यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो सांप होता है उसके भी अलग अलग प्रकार की जो है प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं, जैसे कि अजगर, एनिकोंडा, और भी जो सांप की प्रजातियाँ होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। और इस बेसिन में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो
बहुत अधिक मात्रा में इस वन में निवास करते हैं, क्योंकि ये जो वन होता है इतना सघन होता है, इतना वो हाँ इतना सघन होता है कि यहाँ पर जो खोजकर्ता होते हैं, जो कि अलग अलग जो मान लो कि जो वैज्ञानिक होते हैं, जो कि अलग अलग प्रजातियों की खोज करते हैं, वो जो है इन वनों में अभी तक जो है इन वनों में ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिनका अभी तक हम जानते ही भी नहीं हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है हमें वनस्पतियों की प्रजाति, जीव जंतुओं की प्रजाति वो देखने को मिलती है। और क्योंकि यहाँ पर जो जीव होते हैं उनमें काफ़ी अधिक विविधता, अमेज़न बेसिन जो है इसको हम विविधता वाला क्षेत्र भी कहते हैं। विविधता कहने का मतलब कि एक ही जो जैसे कि सांप है, सांप का जो है सांप प्रजाति में ही इसका अलग अलग प्रकार के जो इसका जो अलग अलग प्रकार का जो प्रजाति होता है वो मौजूद होता है, उसी को हम विविधता कहते हैं। विविधता कहने का मतलब जैसे कि खरगोश को ले लो। खरगोश एक सफ़ेद हो गया, खरगोश के प्रजाति में ही एक सफ़ेद हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक वाइट एंड ब्लैक हो गया, तो इसी को हम विविधता कहते हैं, इसी को विविधता कहते हैं। और जो वर्षावन के जो निवासी होते हैं, जो इन वनों में निवास करते हैं, तो इस प्रकार के जो निवासी होते हैं वो वनों के कुछ भाग को, थोड़े से भाग को उसको साफ़ कर देते हैं, साफ़ करके वहाँ पे कुछ अपने खाने योग्य जो सब्जियां होती हैं, पौधे होते हैं, वे उगाते हैं। लेकिन यहाँ के जो पुरुष होते हैं ज़्यादातर वे मछलियाँ पकड़ते हैं और मछलियों से ही अपना भोजन बनाते हैं, मछलियों को ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन कभी कभी जब मछलियाँ नहीं मिल पाती हैं तो इनको जो है अपने उगाए हुए जो पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन्हीं को खाकर अपना पेट भरना होता है। तो जो यहाँ की स्त्रियां होती हैं वो जो है इन फसलों की जो है देख रेख करती हैं, और जो पुरुष होते हैं यहाँ के वो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ के जो निवासी होते हैं वो कृषि तो करते हैं, लेकिन स्थानांतरीय कृषि करते हैं। जैसे कि वन के किसी एक छोटे से क्षेत्र को उसको साफ कर लिया, फिर वहाँ पे अपने खाने योग्य भोजन मतलब खाने योग्य पौधे उगा लिए, फसल उगा लिए, और फिर जब वो फसल का जो सीजन होता है वो ख़त्म हो जाता है, तब वो नया जो फसल होता है उसको उगाने के लिए वे किसी दूसरी जगह को साफ करते हैं और वहाँ पे उगाते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ के निवासी जो होते हैं ऐसे जो है अपना भोजन बनाते हैं और जीवन जीते हैं। और जैसा कि जो अमेज़न बेसिन है, यहाँ पर इतने अधिक पेड़ पौधे और वन होने की वजह से यहाँ पर पृथ्वी पर जो 20% जो ऑक्सीजन होता है वो इन्हीं वनों को से मिलता है पृथ्वी को। अगर ये वन नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी, अगर इन वनों को काट दिया जाए तो और यहाँ पर जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, उस प्रकार के जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और प्रजाति होते हैं वो इस बेसिन में मिलते हैं। तो इस बेसिन को हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वर्षा वन और इन्हीं सब नामों से जो है हम इस वन को जानते हैं, इस बेसिन को जानते हैं। तो जो अमेज़न नदी है, इसकी एक सबसे लंबी जो सहायक नदी है मंजरा नदी है। जो मंजरा है इसकी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है।
तो इस प्रकार जो है हमने अमेजन बेसिन के बारे में जाना और वनों के जो कुछ भाग रह गए थे उसके बारे में पढ़ा।